नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 11 राजनीति विज्ञान में पार्ट 2 भारतीय संविधान में अधिकार पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत। तो बेटा अपने को बताना है, वाक्य दिए हुए हैं कि ये सही है या गलत। पहला वाक्य है, अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। तो जो किसी भी संविधान में बेटा अधिकार पत्र होता है उसमें जनता को जो मौलिक अधिकार दिए हुए रहते हैं उनका वर्णन रहता है। सही बेटा, तो ये क्या है? सही। दूसरा कथन है, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें स्वतंत्रता का अधिकार है और अधिकारों के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। तीसरा कथन है, विश्व की हर देश में अधिकार पत्र होता है। बेटा ये कथन गलत है कि विश्व की हर देश के संविधान में अधिकार पत्र होता है, क्योंकि कुछ संविधानों में मौलिक अधिकार ऐड नहीं किए गए, किसी पर तानाशाही व्यवस्था है। तो उस देश के संविधान में नागरिकों के लिए अधिकार पत्र नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? सटीक यानी सही वर्णन है। पहला, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। पहला कथन कह रहा है कि जो किसी व्यक्ति है उसको प्राप्त समस्त अधिकार मौलिक अधिकारों में आते हैं। दूसरा है, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, यानी कानून के द्वारा नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं वो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, यानी वे अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं और जिनकी रक्षा का दायित्व भी किस पर है? संविधान पर। चौथा, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ऐसा नहीं है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सबसे सही आंसर क्या है? गए संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है बेटा संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और संविधान के द्वारा इनकी रक्षा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर गए सही है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें और प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है। कुछ स्थितियां बताई गई है तो उनको देख करके बताना है कि उस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और कैसे, उसको समझाना भी है। पहला कथन, राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल के ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज़्यादा है नौकरी में तरक्की यानी प्रमोशन दिया गया, लेकिन ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया, यानी दोहरा मापदंड अपनाया गया। बेटा पुरुषों के लिए अलग माप के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा टॉपिक, एक निर्देशक कहते हैं पिक्चर का जो डायरेक्टर होता है उसको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है, सरकार की नीतियों की आलोचना की गई है। तो बेटा ये जो कथन है इसमें किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें तो मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है। इस घटना में मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है। इसमें निर्देशक के अपने को व्यक्त करने के अधिकार का उपयोग हो रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है, जिसमें अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, अपने विचारों को शो करने के लिए फिल्म बना सकता है। तीसरा, एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। जहाँ पर बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजनाएं होती है बेटा, तो वहाँ पर जो लोग विस्थापित हो जाते हैं तो ऐसे ही विस्थापित लोग अपने आवास सुविधाओं की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। तो इस घटना में मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है। अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार किसी उद्देश्य के लिए संगठित होने का उपयोग करके ये लोग रैली निकाल रहे हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, तो उनमें से ही एक है कि वे शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कर सकते हैं। तो इसमें स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग किया गया है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। तो बेटा इसमें भी शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का उपयोग हो रहा है। अनुच्छेद 29 और 30 जिसमें अपनी लिपि और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं, ये हमारे संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। तो इसमें भी किसी अधिकार का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। अब अगला प्रश्न अपन देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है? जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29-30, तो उसकी सही व्याख्या कौन सा कथन बता रहा है, अपन देखते हैं। पहला कथन, शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे उस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेटा ये कथन सांस्कृतिक और शिक्षा रक्षण के अधिकार की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा कथन, सरकारी विद्यालयों को ये सुनिश्चित कराना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। ये गलत है, सरकारी विद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। दूसरा है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। सही आंसर है बेटा गए। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक की मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। ये भी सही नहीं है, आंसर इसमें अपना गए है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इनमें से कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों? पहला कथन है न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना। दूसरा कथन है किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा है रात 9 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना। और चौथा है भाषण तैयार करना। तो बेटा इसमें जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन की बात है, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना। आंसर हो जाएगा सही है, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई है और इसमें व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है भाषण के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख। नेक्स्ट प्रश्न, गरीबों के बीच काम कर रहे कार्यकर्ता का कहना है गरीबों को मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है, उनके लिए जरूरी है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से अधिक जरूरी है। दूसरे नीति निर्देशक तत्वों को बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास सभी को नीति निर्देशक तत्वों में दी गई सुविधाओं को देने के लिए पर्याप्त स्रोत नहीं है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए है मार्गदर्शक के रूप में। इसलिए सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से अधिक जरूरी है। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध को बताइए। तो बेटा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में, पूरक समझ के बेटा एक दूसरे के से जुड़ा हुआ देखा जाता है, एक दूसरे को जोड़ करके देखा जाता है, यानी एक दूसरे से संबंधित हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उसी कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है, तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं। ये समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। जमींदारी उन्मूलन का कानून क्या था बेटा? 1951 में हमारे संविधान का पहला संशोधन किया गया और उसमें जो जमींदारों की जमीनें थी, खेती करने वाले किसानों को उनका मालिक बना दिया गया। और इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उनकी संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। किसके अधिकार का? जमींदारों के जो संपत्ति के मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ है। लेकिन ये सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से बड़ी होती है, यानी समाज की आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर होती है, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। अगला प्रश्न, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो बेटा हमारे नज़रिए में भारतीय संविधान में दिया गया अंतिम अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अधिकार है कि अगर संविधान में दिए गए अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो ये अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार देता है।
डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और इस अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे और इसके जब मौलिक अधिकारों के लिए नागरिक याचिका दर्ज करता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण लेख और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।